नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल फिल्मी परिवार में आपका स्वागत है। मैं दिग्विजय आपके लिए जो मूवी आज लेकर आया हूँ उसका नाम है लापता लेडीज। मूवी की शुरुआत में हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं। इसमें दूल्हे का नाम दीपक होता है। दीपक की शादी निर्मल प्रदेश में रहने वाली फूल कुमारी के साथ होती है। शादी होने के बाद दीपक के माता पिता तो अपने घर चले जाते हैं और दीपक एक दिन के लिए अपने ससुराल में ही रुक जाता है। दरअसल फूल की नानी की ख्वाहिश थी कि शादी के बाद फूल एक दिन के लिए अपने मायके में रुककर कुल देवी की पूजा करे। अगली सुबह होते ही फूल की माँ ने उसका चेहरा घूंघट से ढककर दीपक के साथ उसे विदा कर दिया। आज दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। दीपक फूल को साथ लिए बस अड्डे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाने वाली बस पकड़ी। सीधे बस की छत पर जाकर बैठ गया। सफर के दौरान दीपक ने फूल के सारे गहने खुलवा लिए और अपने पास रख लिए ताकि भीड़ भाड़ में कहीं फूल के गहने चोरी न हो जाए। कुछ देर बाद दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और जनरल डिब्बे में चढ़ जाते हैं। उस डिब्बे में दो और नवविवाहित जोड़े परिवार के साथ सफर कर रहे थे। सभी दुल्हनों ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। दूल्हे के माता पिता दहेज में मिले पैसों का हिसाब लगा रहे थे। वहीं उनका बेटा प्रदीप, जिसकी दूसरी शादी हुई थी, वह दहेज में मिली मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कराने की बात कर रहा था। प्रदीप माँ ने आखिरकार दीपक से पूछ ही लिया कि उसे दहेज में क्या मिला है, जिस पर दीपक ने चुप्पी साध ली। दीपक की चुप्पी से प्रदीप के माता पिता ने यह अनुमान लगा लिया दीपक में कोई खोट होगी। इसीलिए फूल के घर वालों ने उसे दहेज में एक चवन्नी बनाई दी। यह सुनकर दीपक किसी तरह खून का घूंट पीकर अपने गुस्से को काबू कर लेता है। देर रात जब ट्रेन रुकी तो दीपक की नींद खुली। उसने देखा कि उसका स्टेशन आ गया था। वह जल्दी में फूल का हाथ पकड़ता है और ट्रेन से उतरता है और बस अड्डे की ओर भागता है, क्योंकि सूरज गांव जाने वाली आखिरी बस में सवार होकर दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल गए। उधर सूरजमुखी अड्डे पर दीपक के दोस्त बैंड बाजा के साथ दीपक का स्वागत करने के लिए आए थे। दीपक के आते ही उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और बैंड बाजे के साथ दीपक को अपनी बीवी यानी फूल को लेकर घर पहुंचता है, जहां दीपक की मां उसकी बहू की आरती उतारती है। और फूल ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया, वहां मौजूद लोग सभी चौंक गए। दरअसल घूंघट के अंदर फूल नहीं थी, बल्कि कोई और ही थी। पूछने पर उसने अपना नाम पुष्पा बताया। इधर दीपक अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो गया, जबकि वह खुद फूल को अपने साथ विदा कर लाया था। तभी पुष्पा ने कहा कि ट्रेन में काफी भीड़ थी और कुल 3 नवविवाहित जोड़े एक ही सीट पर सफर कर रहे थे। सभी दुल्हनों ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, तो ऐसे में यह पहचान पाना कि कौन किसकी दुल्हन है, और वह भी आधी रात को उतरते समय, असंभव है। इस पर दीपक की मां ने पुष्पा से कहा, चलो मान लिया दीपक से गलती हो गई है। तुम्हें तो पता था ना कि दीपक तुम्हारा पति नहीं है, फिर तुम उसके साथ ट्रेन से कैसे उतर गई? इस पर पुष्पा ने कहा, मैं तो नींद में थी। जब दीपक ने मुझे जगाया तो मेरी नजर उसके जूतों पर गई। ऐसे ही जूते मेरे पति पंकज ने भी पहन रखे थे, इसीलिए मैं दीपक को पंकज समझ बैठी और उसके साथ ट्रेन से उतर गई। दीपक के पिता ने उसके ससुराल के बारे में पूछा, लेकिन पुष्पा को उसके ससुराल वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उसे अपने घर का नंबर याद था। दीपक को लगा कि फूल तो अभी भी ट्रेन में ही होगी, इसीलिए वह तुरंत अपने दोस्तों को लेकर स्टेशन जाता है, जहां पहुंचकर उसे भी निराशा हाथ लगी। उधर फूल भी पतीला रेलवे स्टेशन पर उतर चुकी थी। ट्रेन से उतरते ही चारों तरफ उसने दीपक को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे दीपक कहीं नहीं मिला। आधी रात को सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी फूल का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की बीवी जया भी कहीं खो गई थी, लेकिन प्रदीप ने जया को ढूंढने से बेहतर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डोली के साथ मनाना ठीक समझा। उसी वक्त अपने दोस्तों के साथ लिए वो डोली से मिलने निकला, पर इधर पुष्पा पूनम भाभी के कमरे में सो रही थी। देर रात सभी नींद के आगोश में समाये हुए थे। तभी पुष्पा चुपके से उठती है और सबसे पहले उसने अपने फोन में लगे सिम कार्ड को जला दिया। अगली सुबह फूल की मुलाकात छोटू और उसके दोस्त अब्दुल से हुई। छोटू मंजूबाई की चाय की दुकान पर काम करता था, तो वहीं अब्दुल रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का। छोटू फूल को स्टेशन मास्टर के पास ले गया। स्टेशन मास्टर भी कुछ मदद नहीं कर पाया, क्योंकि फूल को न तो अपने ससुराल का पता मालूम था और न ही उस रेलवे स्टेशन का जहां से वह ट्रेन में चढ़ी थी। उसे बस अपने मायके गंगापुर के बारे में पता था और वह अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वह दीपक के बिना अपने मायके जाती तो उसके परिवार वालों की बहुत बदनामी होती। सब कहते
कि फूल में ही कोई खराबी होगी, तभी उसका पति रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। स्टेशन मास्टर ने फूल से थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा, लेकिन फूल ने मना कर दिया। फूल ने रेलवे स्टेशन पर रुककर ही अपने पति का वापस लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि दीपक एक दिन ढूंढता हुआ उसे लेने यहाँ जरूर आएगा। जब दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुँचता है तो दरोगा श्याम मनोहर ने दीपक से 1000 रुपए की डिमांड की। दीपक ने अपने जेब टटोल कर किसी तरह 1000 रुपए दरोगा को दे दिए। दीपक फूल की एकमात्र फोटो दरोगा जी को बताता है, जिसे देखकर दरोगा जी मुस्कुरा उठे, क्योंकि उस फोटो में फूल ने घूंघट से ढक रखा था। दरोगा जी ने दीपक की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन अगले दिन पुष्पा को भी साथ लेकर थाने आने के लिए कहा। दीपक जब रिपोर्ट दर्ज करवा कर घर पहुंचता है तो उसे अपने बबलू से पता चलता है कि पुष्पा भी कहीं गायब है। यह सुनकर दीपक अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ उसे कहती है कि पुष्पा अभी मंदिर जल चढ़ाने गई है, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। दीपक के पिता भी खुद गांव के 4 चक्कर लगाकर आ चुके थे, पर उन्हें पुष्पा कहीं नहीं मिली। दीपक को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तब वो पुष्पा मंदिर से लौट आती है। दीपक की माँ ने पुष्पा से पूछा कि आखिर वह इतनी देर कहाँ थी, तो पुष्पा ने कहा, मैंने कहा तो था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी दीपक के पिता ने कहा कि मैं खुद भी तो तुम्हें ढूंढता हुआ मंदिर आया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। इस पर पुष्पा ने कहा कि उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, शायद इसी वजह से उन्हें वह दिखाई नहीं दी होगी। घूंघट का नाम सुनते ही दीपक और उसके परिवार वाले चिढ़ गए, क्योंकि सब तमाशा घूंघट की वजह से ही तो शुरू हुआ था। उधर प्रदीप भी अपनी बीवी जया को ढूंढते हुए उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। प्रदीप की रिपोर्ट लिखवाते ही पतीला थाने इंचार्ज त्रिभुवन जी ने आसपास के सभी थानों में जया की गुमशुदगी की रिपोर्ट फैक्स करवा दी। एक फैक्स दरोगा श्याम मनोहर के थाने में भी पहुंची। दरोगा जी ने जब जया और फूल की रिपोर्ट को मिलाकर देखा तो पता चला कि दोनों कटिया एक्सप्रेस से उसी दिन सफर कर रहे थे जिस दिन वह दोनों खोई थी। इधर फूल भी अभी पतीला स्टेशन पर दीपक का इंतजार कर रही थी। वही चाय की दुकान चला रही मंजूबाई के पास फूल ने अपना खोचा रख दिया था, जिसे उसकी माँ ने विदाई की वक्त उसे दिया था। मंजूबाई ने फूल को भी अपने साथ काम पर लगा लिया था, ताकि बेचारी फूल दिन भर अपने पति के बारे में सोचना छोड़कर कुछ काम भी कर ले, जिससे उसका मन बदल जाएगा। अगले दिन दीपक जब पुष्पा को साथ लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दरोगा जी ने सबसे पहले फूल को अपना घूंघट हटाने के लिए कहा। कुल 1 घंटे तक चली पूछताछ के बाद भी दरोगा जी को पुष्पा के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। हालांकि एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि पुष्पा ने अपने हाथ पर श्रेया को गुदवाया हुआ है। इस पर पुष्पा ने बताया कि श्रेया उसका बचपन का नाम है और उसकी दादी ने उसके हाथ पर गुदवाया था। दरोगा जी ने पुष्पा से आखिरी सवाल पूछा कि आज 3 दिन हो गए हैं और पुष्पा के पति यानी पंकज ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर पुष्पा ने कहा कि उसे क्या पता कि प्रदीप ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। अब दरोगा को पुष्पा पर शक हो गया था। उन्हें लग रहा था कि जरूर पुष्पा ही जया है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जब दरोगा जी ने पुष्पा को जया कहकर पुकारा तो वह उसी वक्त पीछे मुड़कर दरोगा जी को देखने लगी। हालांकि पुष्पा ने अपना कंगन वापस लेने का बहाना बनाकर उस वक्त को बात टाल दी। अब दरोगा जी का शक यकीन में बदल चुका था, बस उनके पास सबूत की कमी थी। उन्होंने उसी वक्त पतीला थाना में त्रिभुवन जी को कॉल लगाया। दरोगा जी ने त्रिभुवन जी से जया की एक फोटो फिक्स करने के लिए कहा और खुद हवलदार भूषण को साथ लिए पुष्पा पर नजर रखने के लिए। इधर मंजू बाई फूल को अपने साथ अपने घर ले गई। मंजू बाई फिलहाल तो सिर्फ अपनी एक बिल्ली के साथ रहती थी, लेकिन एक समय था जब उनका भी बड़ा पूरा परिवार हुआ करता था। उस समय भी मंजू बाई अकेले ही घर चलाया करती थी। उसका पति शराब के नशे में दिन भर इधर उधर पड़ा रहता था। जब मंजू बाई काम से घर लौटती थी तब उसको उसका पति बहुत मारता था और कहता था कि प्यार करने वाले को मारने का भी अधिकार होता है। तो एक दिन मंजू बाई ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने पति को मारा और घर के सारे निकम्मों को घर से बाहर निकाल दिया। मंजू बाई ने फूल से कहा कि देखो फूल, अकेले रहकर खुश रहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर तुमने अकेले रहने की आदत डाल ली तो तुम्हें दुनिया में कोई भी इंसान दुखी नहीं कर पाएगा। एक दिन पुष्पा ने पूनम के प्रति श्रवण का स्केच देखा जिसे खुद पूनम ने ही बनाया था। दरअसल पूनम आगे चलकर एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन समय से पहले ही इसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसी रात जब सब सो रहे थे तब पुष्पा ने अपना सामान एक झोले में
ताला लगाकर चुपचाप कहीं जाने के लिए निकली। तभी शराब के नशे में धुत दीपक अपने घर लौट रहा था। आते ही बेहोश होकर बाहर ही गिर पड़ा। पुष्पा ने किसी तरह दीपक को संभाला और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। दीपक के हाथ में फूल की तस्वीर को देखकर पुष्पा समझ गई कि दीपक किस दुख से गुजर रहा है। उसने उसी वक्त अपना जाना कैंसिल कर दिया और पूनम के कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह जब पीतल थाने से दरोगा जी को एक जया की तस्वीर मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत हवलदार भूषण और लेडी कांस्टेबल बेला जी को लेकर पुष्पा यानी कि जया को गिरफ्तार करने दीपक के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले दरोगा जी ने जया के हाथ पर बने श्रेया को अपनी उंगली से घिसा। श्रेया जया में बदल गई। फिर उन्होंने दीपक और वहां मौजूद लोगों को जया की असलियत बताते हुए कहा, जया जी ने हमें सभी को जो अपनी कहानी सुनाई थी उसके सारे किरदार काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कोई पुष्पा है और ना ही कोई पंकज। दरअसल पुष्पा ही जया है और उसके पति का नाम प्रदीप है। जया अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए जब उसे तुम्हारे साथ भागने का मौका मिला तो वह तुम्हारे साथ भाग आई और पुलिस से बचने के लिए तुम्हारे घर में पुष्पा बनकर रहने लगी। दरोगा जी ने आगे बताते हुए कहा कि जया ने अपनी शादी के गहनों में से एक कंगन 25,000 में बेच दिया है। अब इससे पहले कि जया अपनी सफाई में कुछ कह पाती, पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले गए। थाने पहुंचते ही दरोगा जी ने पितली थाने को खबर कर दी कि जया मिल चुकी है। इधर दीपक के दोस्त गुंजन को जब पता चला कि जया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वह भागता हुआ दीपक के पास पहुंचा। उसने दीपक को बताया कि उसे पहले से ही बात पता थी कि पुष्पा ही जया है, मगर जया के कहने पर उसने यह बात सबसे छुपाई। दरअसल जया तो उसी रात देहरादून जाने वाली थी जिस रात दीपक शराब पीकर घर लौटा था। हालांकि दीपक को फूल के कारण परेशान देख जया ने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूनम से फूल के एक स्केच बनवाया क्योंकि पूनम भी दीपक की शादी में गई थी और उसने फूल का चेहरा अच्छी तरह से याद था। पूनम से फूल की एक अच्छी स्केच बनवाकर जया ने बाजार में उसकी एक पोस्टर बनवाई थी और उसे गुंजन को दिया था, जिसकी खुद की एक प्रिंट एजेंसी थी। गुंजन ने उस पोस्टर के कई सारे कॉपी पूरे गांव में चिपकाए थे और आसपास के गांव में भी भिजवा दिए थे। उधर मंजू बाई के हाथ में भी वो पोस्टर लग जाता है क्योंकि वो तुरंत पोस्टर को लिए स्टेशन मास्टर के पास गई। स्टेशन मास्टर ने पोस्टर में दिए गए नंबर डायल किए तो सामने से किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। तभी उन्होंने देखा कि कटिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर पर लगी हुई थी जो कुछ ही देर में निर्ती स्टेशन के लिए रवाना होगी। मंजू बाई के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने उसी ट्रेन में फूल को मूर्ति स्टेशन भेजने का फैसला किया। अपनी बेटी समान फूल को विदा करते वक्त मंजू बाई की आंखों में आंसू आ चुके थे। स्टेशन मास्टर ने फूल को याद दिला दिया था कि ट्रेन ठीक 9 स्टेशन के बाद मूर्ति स्टेशन पहुंच जाएगी। फूल ने अपने दूसरी मां के समान पीतल स्टेशन पर खड़े स्टेशन मास्टर मंजू बाई, छोटू, अब्दुल और दिल को अलविदा कहा और अपने ससुराल यानी मूर्ति स्टेशन के लिए रवाना हो गई। उधर दीपक भी जया को छुड़ाने थाने पहुंच चुका था। जब दरोगा जी को जया की असलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसी वक्त जया को जेल से रिहा कर दिया। फिर उन्होंने जया से पूछा कि आखिरकार वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। इस पर जया ने बताया कि आज से कुछ हफ्तों पहले उसके इंटर के रिजल्ट आए थे जिसमें वह अव्वल आई थी। आगे चलकर जब उसने जैविक कृषि के बारे में पढ़ाई करने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की तो उसकी माँ ने उसी वक्त मना कर दिया और उसकी शादी प्रदीप के साथ तय कर दी। शादी के वक्त उसे किसी रिश्तेदार से यह बात पता चली थी कि प्रदीप की यह दूसरी शादी है। पहली वाली को बच्चा न होने के कारण जलकर मर गई थी। अब वह खुद जलकर मर गई थी या जलाई गई थी यह तो भगवान जाने। शादी में दिए जाने वाले दहेज में उस दौरान 10,000 रुपए कम पड़ गए थे। तब प्रदीप ने सबके सामने जया की मां को गालियां दी थी। जया को यह एहसास हो गया था कि प्रदीप किस किस्म का लड़का है। अब क्योंकि जया की मां ने उसे अपनी कसम दे रखी थी इसीलिए जया ने अपना मुंह बंद कर रखा था और ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करने की इच्छा को भूलकर प्रदीप के साथ अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी थी। हालांकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए जब उसे दीपक के साथ ट्रेन से उतरने का मौका मिला तो उसने बिना एक पल गवाए हाथ लगे मौके का फायदा उठा लिया और दीपक के साथ उसके घर पर आकर रहने लगी। अपना सीन भी इसीलिए जला दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस न कर पाए। बाद में जया ने दीपक के राशन कार्ड पे एक नया सिम निकलवा लिया था और हर रोज
गांव के मंदिर में जाकर अपनी बहन से बात किया करती थी। उसने अपने गहने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोर्स की फीस भरने के लिए बेचे थे। उसी रोज उसे देहरादून के लिए बस टिकट भी खरीदा था। लेकिन जब उसने दीपक को फूल के लिए परेशान देखा तो उसे भी दीपक के लिए बुरा लगा और वह वहीं रुककर गुंजन के साथ मिलकर फूल को ढूंढने की कोशिश करने लगी। हालांकि उस दौरान दरोगा जी को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने जया को चोरी के गहने बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सारे गहने जया के ही थे, जो कि जया की मां ने अपने खेत को बेचकर उसे दहेज में दिए थे। जया ने दरोगा जी से अपना फोन मांगा। दरअसल उसने पोस्टर में अपना ही फोन नंबर दिया था। फोन चेक करने पर दरोगा जी को स्टेशन मास्टर के 12 मिस कॉल मिले। वापस डायल करने पर स्टेशन मास्टर ने बताया कि फूल कटिया एक्सप्रेस से सवार होकर मूर्ति स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। दरोगा जी ने जैसे ही यह खबर दीपक को बताई, वैसे ही दीपक अपनी साइकिल पर सवार होकर मूर्ति रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। इधर दरोगा जी ने जया को थाने में ही रोक लिया था, क्योंकि प्रदीप उसे लेने आने वाला था। कुछ ही देर में प्रदीप भी वहां आ गया। आते ही जया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। तभी दरोगा जी ने प्रदीप को रोकते हुए कहा, प्रदीप बाबू, आपने अपनी बीवी के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमने आपकी बीवी को ढूंढकर केस क्लोज कर दिया। अब आप हमारे थाने में आकर अपनी बीवी को पुलिस वालों के सामने ही थप्पड़ मार दिया तो यह एक नया केस बन गया है और आपकी बीवी यानी जया आपके साथ जाने नहीं चाहती। अब इससे पहले कि हम आपके ऊपर घरेलू हिंसा का ठोस केस दर्ज करें, आपको अंदर कर दे, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। वापस मुड़कर जया को ढूंढने की कोशिश मत करना। प्रदीप ने वहाँ से निकलने में ही समझदारी समझी। उसके ही जाते ही जया ने दरोगा जी को धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। इधर दीपक टूटी हुई साइकिल को स्टेशन के बाहर पटक कर स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। तब तक कटिया एक्सप्रेस मूर्ति स्टेशन से चल चुकी थी। तभी भीड़ में दीपक को एक आवाज सुनाई दी। भीड़ में फूल को देखकर दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई और यही हाल फूल का भी था। फूल आखिरकार अपने असली ससुराल पहुंची गई। उधर दरोगा जी से स्टेशन मास्टर को भी पता चला कि फूल अपने ससुराल पहुंच चुकी है। स्टेशन मास्टर ने जब यह खबर मंजू बाई और छोटू को दी तो उनकी खुशी तो वह भी बहुत खुश हुए। मंजू बाई ने उस दिन अपनी सारी मिठाइयाँ फ्री में स्टेशन पर बांट दी। उन्होंने देखा कि फूल अपना खोचा यहीं भूल गई है तो उसे देख उनकी आंखें भर आई। दूसरी तरफ जया ने भी दीपक और उसके परिवार वालों से विदा ली और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए देहरादून की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है और आपको हमारी मूवी कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।